हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सीमा कुशवाहा फ्रॉम फिजिक्स डिपार्टमेंट। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट पेपर का यूनिट 5 से जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फर्मी डिरांग सांख्यिकी। तो फर्मी डिरांग सांख्यिकी में क्या होता है? फर्मी डिरांग सांख्यिकी सर्वसम तथा अविभेद्य कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि के लिए लागू होती है। जो फर्मी डिरांग सांख्यिकी है वो सर्वसम या अविभेद्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन आदि के लिए लागू होती है और जिनका चक्रण विषम अर्धपूर्णांक अर्थात हाफ 1/2, 3/2 होता है और जो पॉली के अपवर्जन नियम का पालन करते हैं। पॉली के अपवर्जन नियम के अनुसार कोई भी दो या अथवा दो से अधिक कणों की क्वांटम अवस्था है वो समान नहीं हो सकती है। तो इस शर्त के अनुसार फर्मी डिराक निकाय में प्रत्येक अभिगम्य क्वांटम अवस्था में अधिक से अधिक एक कण रह सकता है। यहाँ पर जो फर्मी डिराक सांख्यिकी है उन्होंने सर्वसम अविभेद्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया आदि के लिए लागू होता है जिनका चक्रण विषम अर्धपूर्णांक जैसे s = हाफ 1/2, 3/2 होता है। तो जो पॉली के अपवर्जन नियम का पालन करता है। तो पॉली के अपवर्जन नियम के अनुसार कोई भी दो या दो से अधिक कण की क्वांटम संख्या वो समान नहीं होती है। तो इस शर्त के अनुसार फर्मी डिराक में प्रत्येक अभिगम्य क्वांटम अवस्था में अधिक से अधिक एक कण ही रह सकते हैं। तो इसकी अभिकल्पनाएं हैं, हम देखते हैं उसे। फर्स्ट है निकाय के सभी कण एक जैसे लेकिन अविभेद्य होते हैं। निकाय के जितने भी कण हैं वो एक जैसे होंगे लेकिन अविभेद्य होंगे। सेकंड होगा निकाय में कुल कणों की संख्या है वो कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है। थर्ड, निकाय की कुल ऊर्जा नियत रहती है। फोर्थ है निकाय के कणों की स्पिन है वो अर्ध विषम पूर्णांक होती है। पांचवा है निकाय के कण पॉली के अपवर्जन नियम का पालन करते हैं जिसके अनुसार किसी एक कला कोष्ठिका में एक से अधिक कण नहीं रह सकता है। जो निकाय के कण है, निकाय सिस्टम का जो पार्टिकल्स है वो पॉली के अपवर्जन नियम का पालन करता है जिसके अनुसार किसी एक कला कोष्ठिका में एक से अधिक कण नहीं रह सकता है। 6 है कला कोष्ठिका में दो कणों को आपस में बदलने से, अगर दो कण को आपस में बदल देंगे तो कोई नवीन सूक्ष्म अवस्था प्राप्त नहीं होती है। 7 है कलाकाश में कला कोष्ठिका का एक निश्चित आयतन होता है अर्थात कलाकाश में कला कोष्ठिकाओं की संख्या निश्चित होती है। तो ये जो 7 अभिकल्पनाएं हैं फर्मी डिराक सांख्यिकी के, हम इसे आगे देखते हैं। माना n जो है वो सर्वसम आइडेंटिकल तथा अविभेद्य इंडिस्टिंग्विशेबल कणों जिनका चक्रण विषम अर्धपूर्णांक है जैसे इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना एक निकाय है। निकाय में कणों की कुल संख्या है वो n तथा निकाय की कुल ऊर्जा E नियत है। माना n1, n2, n3 nr कण है। क्रमशः ऊर्जा ε1, ε2, ε3 εr के संगत अवस्थाओं में वितरित है तथा इन ऊर्जा अवस्थाओं के ऊर्जा स्तरों की संख्या होगी G1, G2, G3 gr अर्थात gr ऊर्जा अवस्था εr की अप्रविष्टता है। हमें संतुलन अवस्था में ऊर्जा फलन प्राप्त करना है। तो सांख्यिकी विधि के अनुसार संतुलन में वितरण वही होगा जिसके लिए प्रायिकता है वो अधिकतम होगी। चूँकि सभी क्वांटम अवस्थाओं की पूर्व प्रायिकता है वो समान होती है अतः हम कह सकते हैं कि Gr समान ऊर्जा εr की क्वांटम अवस्थाओं की संख्या है। अब हमें nr कणों को Gr क्वांटम अवस्थाओं में वितरित करने के विन्यासों की संख्या ज्ञात करनी है जबकि किसी भी क्वांटम अवस्था में एक से अधिक कण नहीं हो सकता है। तो क्वांटम अवस्थाओं की संख्या Gr का
मान या तो कणों की संख्या NR की बराबर हो सकता है या GR का मान है वो NR से अधिक हो सकता है। अर्थात यहाँ पे हो जाएगा GR ग्रेटर देन NR, जिससे स्पष्ट है कि GR क्वांटम अवस्थाओं में से NR अवस्थाएं ही NR कणों द्वारा भरी होगी तथा शेष GR माइनस NR क्वांटम अवस्थाएं खाली होगी। चूँकि GR क्वांटम अवस्थाओं में से NR क्वांटम अवस्थाएं छांटने का समुच्चय होगा GR C NR इक्वल टू फैक्टोरियल GR अपॉन फैक्टोरियल NR ब्रैकेट पे फैक्टोरियल GR माइनस NR। अतः NR कणों को GR क्वांटम अवस्थाओं में वितरित करने के विन्यासों की संख्या हो जाएगी ओम R इक्वल टू GR C NR इक्वल टू फैक्टोरियल GR अपॉन फैक्टोरियल NR ब्रैकेट पे फैक्टोरियल GR माइनस NR। निकाय के N कणों वितरण के विन्यासों की कुल संख्या होगी ओम इक्वल टू फैक्टोरियल G1 अपॉन N1 फैक्टोरियल ब्रैकेट पे फैक्टोरियल G1 माइनस N1 इंटू फैक्टोरियल G2 अपॉन फैक्टोरियल N2 ब्रैकेट पे फैक्टोरियल G2 माइनस N2 इंटू डैश इंटू फैक्टोरियल GR अपॉन फैक्टोरियल NR ब्रैकेट पे फैक्टोरियल GR माइनस NR। पूर्व प्रायिकता के सिद्धांत से इस वितरण की ऊष्मागतिक प्रायिकता होती है W समानुपाती ओम। तो W इक्वल टू हो जाएगा फैक्टोरियल G1 अपॉन फैक्टोरियल N1 ब्रैकेट पे फैक्टोरियल G1 माइनस N1 इंटू फैक्टोरियल G2 अपॉन N2 फैक्टोरियल ब्रैकेट पे फैक्टोरियल G2 माइनस N2 इंटू डैश इंटू फैक्टोरियल GR अपॉन फैक्टोरियल NR ब्रैकेट पे GR माइनस NR इंटू कॉन्स्टेंट। दोनों लघुगणक लेने पे हो जाएगा log E W इक्वल टू समेशन R log E GR फैक्टोरियल GR माइनस log E फैक्टोरियल NR माइनस log E ब्रैकेट पे फैक्टोरियल GR माइनस NR प्लस कॉन्स्टेंट। चूँकि NR और GR है वो बहुत अधिक है, अतः स्टिरलिंग के फॉर्मूला से के सूत्र से log E फैक्टोरियल N इक्वल टू N log E N माइनस N से log E W समेशन R यहाँ पे हो जाएगा log GR log E GR माइनस GR। यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा log E फैक्टोरियल NR का NR log E NR माइनस NR माइनस GR माइनस NR log E GR माइनस NR माइनस GR माइनस NR प्लस कॉन्स्टेंट। log E W इक्वल टू समेशन R GR log E GR माइनस NR log E NR माइनस NR log E GR माइनस NR प्लस कॉन्स्टेंट। इसे हम इक्वेशन 1 लिखेंगे, लेकिन सर्वाधिक प्रशाम्य वितरण के लिए W का मान अर्थात log E W का मान है वो अधिकतम होना चाहिए, जिसके लिए डेल log E W इक्वल टू 0 होगा। तो समीकरण 1 से माइनस समेशन R NR अपॉन NR डेल NR हो जाएगा ये प्लस डेल NR log E NR प्लस GR माइनस NR ब्रैकेट पे माइनस डेल NR प्लस माइनस ब्रैकेट पे माइनस डेल NR log E GR माइनस NR ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। यह समीशन R log E NR माइनस log E GR माइनस NR ब्रैकेट पे ब्रैकेट क्लोज डेल NR इक्वल टू 0, या इसे हम और लिख सकते हैं आगे समेशन log E ब्रैकेट पे NR अपॉन GR माइनस NR डेल NR इक्वल टू 0। लेकिन उपरोक्त शर्त के अनुसार साथ निम्नलिखित दो प्रतिबंध भी लागू होना चाहिए। फर्स्ट है कणों की कुल संख्या n नियत है, अर्थात n इक्वल टू हो जाएगा N1 प्लस N2 प्लस डैश प्लस NR
इक्वल टू नियतांक, तो n इक्वल टू हो जाएगा समेशन r एन आर इक्वल टू नियतांक डेल एन इक्वल टू 0, समेशन r डेल एन आर इक्वल टू हो जाएगा 0। इसे हम इक्वेशन 2 लिखेंगे। थर्ड है, सेकेंड है सॉरी, नियत तापमान निकाय की संपूर्ण ऊर्जा E है वो नियत रहती है, अर्थात E इक्वल टू हो जाएगा N1 समेशन 1 प्लस N2 समेशन 2 प्लस डैश NR समेशन R इक्वल टू नियतांक। तो E इक्वल टू हो जाएगा समेशन R NR समेशन R लिख सकते हैं इसे हम, इक्वल टू नियतांक और डेल इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आएगा समेशन R NR डेल NR इक्वल टू 0, ये हो जाएगा इक्वेशन 3। उपयुक्त समीकरण जो है समीकरण 1, 2 व 3 एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, लेकिन इन्हें एक साथ लागू होना है। तो इसके लिए लैग्रेंज की अनिर्धारित गुणक विधि से समीकरण 2 को अल्फा से तथा समीकरण 3 को बीटा से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर यह हो जाएगा समेशन ब्रैकेट में लॉग ई ब्रैकेट एन आर अपॉन जी आर माइनस एन आर ब्रैकेट क्लोज प्लस अल्फा प्लस बीटा सिग्मा समेशन आर बीटा एप्सिलॉन आर ब्रैकेट क्लोज डेल एन आर इक्वल टू 0। ये हो जाएगा इक्वेशन 4। चूँकि किसी भी ऊर्जा स्तर में कणों की संख्या में परिवर्तन जो है वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, अतः समीकरण 4 के लागू होने के लिए आवश्यक है कि योग का प्रत्येक पद अलग अलग शून्य होना चाहिए, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा लॉग ई एन आर अपॉन जी आर माइनस एन आर ब्रैकेट क्लोज प्लस अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आर इक्वल टू 0। लॉग ई ब्रैकेट पे एन आर अपॉन जी आर माइनस एन आर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ब्रैकेट पे अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आर ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो जाएगा लॉग ई को हम इधर ले गए तो एन आर अपॉन जी आर माइनस एन आर इक्वल टू लॉग ई इधर चले गया तो ये हो जाएगा ई की पावर में माइनस अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आर ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे हम इसको पहले लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा जी आर माइनस एन आर अपॉन एन आर, ऐसा लिखेंगे तो जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई की पावर अल्फा प्लस बीटा समेशन आर ब्रैकेट क्लोज। अब इसको हम जी आर अपॉन एन आर लिख सकते हैं, माइनस एन आर अपॉन एन आर लिखेंगे तो माइनस एन आर जो एन आर है वो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा यहाँ पे। तो जो 1 बचेगा जी आर अपॉन एन आर माइनस एन आर अपॉन एन आर, तो एन आर और एन आर कैंसिल हो गया तो -1 बचेगा, उसको हम इधर ले गए तो ये हो जाएगा जी आर अपॉन एन आर इक्वल टू ई की पावर पे अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आर प्लस 1। तो एन आर की वैल्यू निकालेंगे तो जी आर के अपॉन में ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा जी आर अपॉन ई की पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आर ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। यदि निकाय परम ताप T पर उसमें संतुलन में है तो नियतांक बीटा का मान 1/kT होता है, जहाँ के वोल्टेज बैंड नियतांक है, तब उपयुक्त समीकरण से होगा एन आर इक्वल टू जी आर अपॉन ई की पावर पर अल्फा प्लस एप्सिलॉन आर अपॉन के टी प्लस
1। तो एन आर इक्वल टू हो जाएगा जी आर अपॉन एक ई की पावर एप्सिलॉन आर अपॉन के टी प्लस 1। इसे हम इक्वेशन 5 लिखेंगे, जहाँ ई की पावर अल्फा इक्वल टू ए नियतांक है, क्योंकि अल्फा कणों की कुल संख्या का गुणांक है। जो अल्फा है वो कणों की कुल संख्या का गुणांक है, जो कि ताप पर निर्भर नहीं करता। यहाँ पर ई की पावर अल्फा इक्वल टू ए जो कांस्टेंट है, क्योंकि अल्फा जो है वो कणों की कुल संख्या का गुणांक है और जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता।